वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 सर्वोच्च न्यायालय का भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, भाग 1 और भाग 2 में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भाग 3 के अंतर्गत आगे सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया क्या कहती है इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अदालत की शरण में जा सकता है। इस प्रकार सवाल पूछा गया है कि क्या सही में हर एक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है या अदालत से न्याय की अपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार हम आगे देख चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए अदालत में जा सकता है, परंतु वास्तव में गरीबों को अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, परंतु उसमें समय भी अधिक लगता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति लिखना पढ़ना न जानता हो और वह अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो, तो अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने का काम उसके लिए बहुत कठिन होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर अदालत में जाना चाहता हो तो उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो केवल पैसे या कागजी कार्रवाई की से ही पूरी होती है ऐसा नहीं, तो कानूनी प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता है। और यदि कोई गरीब व्यक्ति है जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो और अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो, यहाँ पर देखिए चित्र दिया है 4.6, जैसे हाथ लारी खींचता हुआ मजदूर। इस प्रकार अगर कोई गरीब व्यक्ति मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता हो और उस पर किसी भी प्रकार का यदि अन्याय हुआ हो, तो क्या आपको लगता है वो न्याय पाने के लिए अदालत में जा सकता है? अगर वो न्याय पाने के लिए अदालत में जाएगा तो उसे पैसा भी लगेगा, कागजी कार्रवाई भी होगी और इसके साथ साथ उसका समय भी अधिक जाएगा। तो वो यही सोचेगा कि अन्याय को सहने की कोशिश करेगा, लेकिन न्याय की गुहार लगाने के लिए अदालत में नहीं जा पाएगा। इस प्रकार तो ये जो अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने का काम उसे अधिक ही कठिन लगेगा या बहुत कठिन होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, अर्थात गरीब व्यक्ति की जो भी मजबूरियां हैं या जो भी उनकी मुश्किलें हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में सर्वोच्च अदालत ने जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया। अभी जो भी मैंने मुश्किलें आपको बताई कि पैसा लगता है, कागजी कार्रवाई है, समय अधिक लगता है और गरीब व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत तक जाना मुश्किल वाली बात समझेगा, तो इस सभी बातों को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में सर्वोच्च अदालत के द्वारा जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। और इस तरह सर्वोच्च अदालत ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके ऐसा प्रयास किया है। ये जो जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के माध्यम से सर्वोच्च अदालत ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ऐसा प्रयास किया है। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की तरफ से जनहित की याचिका करने का अधिकार दिया गया है। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी जो व्यक्ति हो अथवा कोई भी संस्था हो, तो इनके द्वारा ऐसे लोगों की तरफ से जनहित की याचिका करने का अधिकार उन सब लोगों को दिया गया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह इस याचिका को उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च अदालत में कर सकता है। जैसे कि किसी भी को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो जनहित के लिए आवेदन पत्र इस याचिका के माध्यम से सर्वोच्च अदालत या फिर उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या अदालत में वो अपनी अर्जी कर सकता है। 1980 के बाद जनहित याचिका के माध्यम से अनेक लोगों को न्याय दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, जनहित के लिए आवेदन पत्र 1980 के दशक में स्वीकार किया गया था, तो उसके बाद इसका परिणाम ये हुआ कि इसके माध्यम से अधिक लोगों को न्याय दिया गया है। मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए जनहित याचिका का उपयोग किया गया था। अब देखिए, जनहित याचिका के द्वारा किस प्रकार लोगों को न्याय दिया गया है, इसका एक उदाहरण दिया गया है कि मजदूरों को
अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ता था, तो उस कार्य से मुक्ति दिलाने के लिए भी जनहित याचिका का उपयोग किया गया था और उन लोगों को अमानवीय श्रम से मुक्त करवाया गया था। फिर इतना ही नहीं, दूसरा उदाहरण दिया गया है कि बिहार बिहार के जेल में सज़ा भोगने के बाद भी जिन्हें छोड़ा नहीं गया, ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए भी जनहित याचिका का ही उपयोग किया गया था। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण बिहार की जेल का दिया है कि जिनकी शिक्षा पूरी हो गई थी फिर भी उनको मुक्त नहीं किया गया था या उनको छोड़ा नहीं गया था, तो ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए भी जनहित याचिका का उपयोग करके उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा न्यायतंत्र को जब ऐसा लगे कि जनसमूह के किसी वर्ग में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस पहलू पर वह स्वयं अपने ध्यान पर लेकर जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पर दिया है कि किसी भी न्यायतंत्र को जब ऐसा लगे कि किसी की जनसमूह के साथ, किसी भी वर्ग के साथ या किसी भी मानव के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो उस पहलू पर स्वयं न्यायतंत्र अपना ध्यान देकर जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। इतना जानिए, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को दोपहर में जो भोजन दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई है। जैसे आपने सुना होगा कि जो सरकारी स्कूल होती है या विद्यालय होते हैं, उतना ही नहीं, फिर जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय होती है, यहाँ के बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, ये आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही व्यवस्था भी, ये जो व्यवस्था की है दोपहर में बच्चों को भोजन देने की, तो ये व्यवस्था भी जनहित याचिका के द्वारा ही सफल हुई है। मूलभूत अधिकारों के साथ उसके अमल के उद्देश्य से दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका काय म्हणतात लवकर उस याचिका को दायर करने वाले व्यक्तियों या संस्था को सर्वोच्च अदालत दंड भी कर सकती है। देखिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि मूलभूत अधिकारों के साथ ही उसके अमल के उद्देश्य दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका यदि अयोग्य हो, यानी किसी भी तरह से योग्य नहीं हो, तो वो याचिका दायर करने वाला व्यक्ति या फिर वो व्यक्तियों का समूह हो या फिर कोई भी संस्था, तो सर्वोच्च अदालत उन्हें दंड भी कर सकती है। अगर किसी गलत तरीके से इस याचिका का इस्तेमाल किया गया हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ या फिर उस व्यक्तियों का जो समूह रहेगा उसको या फिर संस्था को सर्वोच्च अदालत दंड भी कर सकती है। आशा करती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी ये आज का पाठ है ये आपको समझ में आया होगा और सर्वोच्च न्यायालय की जो भी प्रक्रिया है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो